हेलो एंड वेलकम टू JSH। आज हम लोग एक पुराने वीडियो का ही कंटिन्यूएशन करने वाले हैं जिसपे कि हमने बात करी थी कि हम Node.js के द्वारा CRUD फंक्शनैलिटी को माने कि क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट वाली फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना। उसका बैकएंड में ऑलरेडी पहले पार्ट में बता चुका हूँ। बैकएंड के अंदर हम किस तरीके से APIs को यूज़ करके फंक्शंस हिट कराएंगे और किस तरीके से पूरे के पूरे चारों फंक्शंस को हम बनाएंगे, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है ना। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख के ही इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने उसमें वादा किया था कि मैं इसका फ्रंट एंड भी लेके आऊँगा और ये सेकेंड पार्ट है ऑफ दैट वीडियो सीरीज होगी। ठीक है ना। तो ये सेकेंड पार्ट में मैं फ्रंट एंड के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। हाउएवर ये जो फ्रंट एंड होने वाला है वो रिएक्ट से नहीं, ये किसी और चीज़ से होने वाला है जिसका कि नाम है EJS, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग सिर्फ EJS जो टेम्पलेटिंग सिस्टम है और जावास्क्रिप्ट को, कोर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके पूरा का पूरा फ्रंट एंड बनाने वाले हैं। ऑलराइट, हम बिना रिएक्ट के ये काम करेंगे। हाउएवर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हम इसके बाद ना इस चैनल पे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे और उतना जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए आप रिएक्ट रेडी हो जाए, बिकॉज रिएक्ट थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन टू अदर फ्रंट एंड थिंग्स। लेकिन अगर आप उतना JS पढ़ लें, उतना जावास्क्रिप्ट पढ़ लें जितना रिएक्ट में ज़रूरत है, तो हम ज़रूर रिएक्ट इस चैनल से स्टार्ट करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो भाई विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग EJS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए फ्रंट एंड बनाएंगे यूजिंग आर बैक एंड। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो भाई ये आ गए हम अपने पुराने प्रोजेक्ट में जिसके अंदर हमने ऑलरेडी सारी की सारी APIs बना रखी हैं। राइट, एक बेसिक राउट की API है, उसके बाद फिर मोंगूज मैंने रिक्वायर करके सारा मॉडल वगैरह बनाया है, और उसके बाद फिर 4 फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट की। राइट, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी के आगे हम किस तरीके से फ्रंट एंड पे काम करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया EJS में यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले तो इंस्टॉल करूँगा npm इंस्टॉल या npm i EJS। अभी फ़िलहाल मेरे पास डिपेंडेंसी में EJS नहीं है, तो पहले मैं EJS को इंस्टॉल करूँगा। राइट, तो भाई मेरा EJS इंस्टॉल हो गया है। पैकेज जेसन में देख लेते हैं, EJS मेरे पास आ चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट। EJS में हम क्या क्या रखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे पास EJS में यहाँ पे कोडिंग में हमें लिखनी चाहिए। तो भाई कोड में हम लिखेंगे यहाँ पे app.use के साथ ही एक हमने ऑलरेडी express.json मिडलवेयर पास कर रखा है। यहाँ पे हम इसी के साथ एक और मिडलवेयर यहाँ पास करेंगे, या हम सेट कराएंगे ऐप के अंदर व्यू इंजन एज EJS टेम्पलेट। ठीक है ना, इस तरीके से हम सेट कराते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और उसके बाद हम यहाँ पे ना अपनी डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका कि नाम होगा व्यूज़। ऑलराइट, और इसके अंदर हम जो भी व्यू के अंदर फाइल रखेंगे वो हम फाइलें या HTML फाइलें रेंडर करा सकते हैं। EJS कुछ नहीं है, HTML ही है, बस उस तरीके की फाइल होती है, इस तरीके की स्पेशल फाइलें होती हैं जहाँ पे हम लोग ना अब फाइल के साथ साथ ना HTML के अंदर हम लोग डेटा नहीं भेज सकते सर्वर से क्लाइंट की तरफ। EJS के अंदर हम सर्वर से क्लाइंट की तरफ ना फाइल के साथ साथ ना कुछ डेटा भी भेज सकते हैं। ये EJS की मेन जो है USP है, तो इसलिए हम EJS को यूज़ करने वाले हैं। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में तो EJS की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम चाहें तो जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट EJS से बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये USP है उसकी कि हम फाइल के साथ साथ वहाँ पे डेटा भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। एक छोटी सी फाइल क्रिएट करके हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक डैशबोर्ड .EJS नाम से फाइल बनाने वाले। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी HTML लिखेंगे एज इट इज, जैसे हम HTML फाइल्स में लिखते हैं HTML, वो लिखेंगे और वही हम रेंडर कराने वाले हैं। अब ये वीडियो लंबा ना हो क्योंकि ये फ्रंट एंड पे है, ना कि UI UX या डिज़ाइनिंग पे है, तो ये HTML CSS कम कवर करेगा, इनफैक्ट बिल्कुल भी कवर नहीं करेगा, ये जावास्क्रिप्ट ही कवर करेगा। ठीक है ना। HTML CSS अगर आपको पढ़नी है, सीखनी है, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आई विल ऐड देम इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, उनके लिंक्स में डाल दूंगा। तो पहले अगर आपको HTML CSS थोड़ा सा अपना रिव्यू करना चाहते हैं एक दफ़ा, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अपना एक पेज HTML CSS और बूटस्ट्रैप से क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है ना, वो कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके का इंटरफेस होने वाला है। ओके, तो भाई ये मैंने यहाँ पे अपना कोड कॉपी पेस्ट कर दिया जो कि ऑलरेडी लिखा था। ये मेरा HTML टैग है, ये बॉडी टैग है, ये हेड टैग है। ऑलराइट, हेड टैग के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे
मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स और थोड़ा सा स्टाइल वगैरह इंपोर्ट करा रखा है, ठीक है ना, गूगल फॉन्ट्स वगैरह। यहाँ पे मैंने एक बूटस्ट्रैप का लिंक इंस्टॉल करा रखा है क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्पोनेंट्स ईजिली बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिव रहते हैं इसलिए, ठीक है ना। हाउएवर इनके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इनके वीडियोस अभय सर और पूर्णिमा मैम के ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक दफ़ा आप उनको भी रेफ़र कर लें इसको देखने से पहले। अब इस HTML CSS के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होने वाले हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं फीड कराऊंगा या इनपुट लूँगा। आप देख पा रहे होंगे एक मेरा इनपुट बॉक्स ये है, सॉरी ये आईडी का है, ये मेरा एक इनपुट बॉक्स है फर्स्ट नेम का, देखिए आईडी का मैं दे रखी है एफ नेम, और एक इनपुट बॉक्स मेरा ये है, राइट। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के इनपुट बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक मैंने यहाँ पे आईडी के लिए भी इनपुट बॉक्स ले रखा है और जिसकी क्लास मैंने डी नन कर रखी है, माने कि डिस्प्ले नन, माने कि ये नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बैकएंड में हमें जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, मैं बताऊँगा कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो भाई 3 चीज़ें तो ये हो गई, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक आईडी के लिए है, एक फर्स्ट नेम के लिए, एक लास्ट नेम के लिए। इसके अलावा मेरे पास 2 बटन्स हैं, एक ये बटन है और एक ये बटन है मेरा, ठीक है ना। एक बटन मेरे पास सबमिट या अपडेट करने के लिए, सेव या अपडेट करने के लिए डेटा को, यूज़र को, और दूसरा बटन रीसेट करने के लिए फॉर्म को, ठीक है ना भाई। उसके अलावा भाई जब फॉर्म हम रीड करेंगे, जो डेटा बैकएंड से आएगा तो वो मैं रीड भी करूँगा, तो रीड करने के लिए कुछ टेबल टाइप की चीज़ होनी चाहिए जो कि आपको वहाँ पे यूआई में दिख रहा था। तो भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये मेरा टेबल रहा, ये मेरा टेबल रहा। टेबल के अंदर कुछ रोज़ है मेरी, जैसे मिसाल के तौर पे पहली रो मेरी ये होने वाली है जिसके अंदर हम हेडिंग देने वाले हैं, टीएस टैग देने वाले हैं। पहले वाली मेरी आईडी है जो कि डी नन कर दिया मैंने, मैं नहीं दिखाना चाहता आईडी बैकएंड की। फर्स्ट नेम वो वैसे भी यूज़र को कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। फर्स्ट नेम का एक हेडिंग है, एक लास्ट नेम का हेडिंग है और एक एक्शंस का हेडिंग है जिसके अंदर हम एडिट और डिलीट रखने वाले बटन हमारे, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारा जो TR है ये दरअसल टी हेड में होना चाहिए, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए चल जाएगा। टी बॉडी मेरा दूसरा है। अब इसके अंदर मेरे TRs और TDs में डायनेमिकली जनरेट करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो देखेंगे कि कैसे करते हैं। फिलहाल जो टी बॉडी का जो आईडी है वो उसका नाम है स्क्रीन, ऑलराइट। इसके अंदर मैं बहुत सारा काम करूँगा अभी, इसलिए इनकी आईडीज़ पता होनी चाहिए। ये टेबल की बॉडी का आईडी है स्क्रीन, और ऊपर अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो इन दोनों के आईडीज़ हैं एफ नेम और एल नेम, जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनपुट के लिए। और इसका है, इसका आईडी मैंने आईडी ही ले लिया है, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी क्या कहते हैं विजिबल नहीं रहेगा, ऑलराइट। ये विजिबिलिटी यहाँ पे इसकी मैंने नन कर दी। अब इसको एक दफ़ा जो बेसिक फॉर्म है इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि कैसा दिखने वाला है फ्रंट एंड पे। सेव कर देता हूँ Ctrl+S से। index.js में मैं ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ। अब इसको रेंडर कराने के लिए एक लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी भाई, उस लाइन का मैं प्रयोग यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं इसको फिलहाल में, इस चीज़ को फिलहाल में कमेंट कर देता हूँ, और इस जगह पे जब वो सबसे पहला राउट हिट करेगा ब्राउज़र से, गेट राउट, जब होम पेज आएगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा res.render डैशबोर्ड। यहाँ पे देखिए मैंने EJS वगैरह कुछ नहीं लिखा एक्सटेंशन में। रेंडर फंक्शनैलिटी से हम सीधे व्यूज़ के अंदर जो भी EJS होती है वो सीधे सीधे उठा के हम फ्रंट एंड को भेज देते हैं फाइल के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से EJS को उधर फ्रंट एंड पे रेंडर करा सकते हैं। आई विल क्विकली सेव इट। अब जैसे ही मैं अपना होम राउट खोलूँगा, ठीक है ना, मैं लोकल होस्ट 1100 पोर्ट नंबर जैसे ही खोलूँगा तो आई विल गेट दैट पेज। लेट्स सी कि वो पेज कैसा दिख रहा है। पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उसको भाई, नोटबॉन, सॉरी इसकी स्क्रिप्ट का नाम था npm start, हम गेसिंग पैकेजेशन में देख लेता हूँ एक दफ़ा। यस, npm start था। लेट्स एंटर, स्टार्ट हो गया भाई। अब लेट्स मूव ऑन टू द क्रोम पार्ट। ये हमारा पहले से बना हुआ है। अब मैं 1100 पोर्ट नंबर पे इसको फिर से खोल लेता हूँ। यस, आई एम गेटिंग दिस, राइट। ये देखिए 1000 पे है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अभी हम ये बनाने वाले हैं, ठीक है ना, 1100 पे। अब इसके अंदर देखिए लेफ्ट में सेम वैसी फॉर्म आ रहा है, राइट में टेबल वाला पार्ट आ रहा है। अब अभी इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड नहीं है। अगर हम इसके अंदर राइट क्लिक करके इसके अंदर इंस्पेक्ट में जाएं तो वो सारे के सारे आईडीज़ मेरे पास होंगे, ऑलराइट। मिसाल के तौर पे ये है, ये मेरा पहला इनपुट बॉक्स है, इसका आईडी एफ नेम है। ये मेरा राइट क्लिक करके मैं दूसरे इनपुट बॉक्स पे गया, इसका नेम मेरा एल नेम है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने एक आईडी नाम का भी
इनपुट बॉक्स ले रखा है जो कि अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है, ये क्योंकि मैंने यहाँ पे डीनन कर रखा है। अब इसके अंदर मैं वो आईडी लूँगा जब मुझे एडिट करना होगा। आई विल शो एवरीथिंग टू यू। फिलहाल कंसोल पे चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत प्यारी जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं हमारे पास कुछ, जो डॉम होता है उसके अंदर ही हम चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके सारे के सारे जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब देखिए तमाम फंक्शन है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, क्लास नेम है, टैग नेम है। आई विल बी गोइंग विथ गेट एलिमेंट बाय आईडी ओनली, एंड यहाँ पे मैं आईडी के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ आईडी हमारी से फॉर एग्जाम्पल एफ नेम, राइट, और डॉट वैल्यू लगाता हूँ। इससे क्या है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले कुछ लिख देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हाय। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो देखिए जरा मुझे क्या वैल्यू मिलती है, हाय सी, आपको रियल टाइम में मिल रही है। माने कि जो भी इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर, एफ नेम के अंदर वैल्यू है वो मैं इस तरीके से फेच कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ मैंने स्टार्ट करवा दी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर से जो भी डॉक्यूमेंट का आपके पास है, इनपुट एलिमेंट्स होंगे, बटन होंगे, उनको मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको ज़रा, ये तो मैंने कंसोल से मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द VS कोड पार्ट। ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ बहुत आसानी से। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर ही बॉडी के तुरंत बाद ही मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ जहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा जो कि होने वाला रीड, जो कि बैकएंड पे डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसी से मैं पहली फंक्शनैलिटी क्रिएट की जगह रीड करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं आई जस्ट पेस्ट दिस कोड एंड एक्सप्लेन दिस कोड कि किस तरीके से काम कर रहा है भाई ये कोड। ये मैंने लिखा भाई, रीड फंक्शनैलिटी मेरी सिंपल सा फंक्शन है। मैं एसिंग अवेट के बारे में पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ आपको, एसिंग अवेट क्या चीज़ है भाई। ये फंक्शन ऑब्वियसली एसिंक्रोनस होने वाला है क्योंकि मैं रीड करूँगा तो डेटाबेस से ही वैल्यूज़ लेके आऊँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं फेच का यूज़ कर रहा हूँ या फेच API का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक फेच हमारे पास ब्राउज़र के अंदर ही एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं कुछ, जिसमें से एक है फेच, ठीक है ना। फेच के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे सीधे APIs को हिट करा के उनसे डेटा लेके आ सकता हूँ, या APIs के द्वारा डेटाबेस के अंदर मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूँ डायरेक्टली यूजिंग द फेच फंक्शनैलिटी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि अब ये फेच कर रहा है, डेटाबेस को हिट कर रहा है, तो वो थोड़ा देर लगाएगा ही, तो इसीलिए अवेट कीवर्ड इज देयर। मैं ऑलरेडी बैकएंड के वीडियो में एसिंग अवेट के बारे में बता चुका हूँ कि जैसे ही हम डेटाबेस पे कुछ काम करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा देर लगती है, इसलिए हम लोग एसिंग और अवेट कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, फंक्शन के अंदर। अगर मुझे कहीं ऐसा कोई एंड पॉइंट है जहाँ पे देर लगने वाली है डेटाबेस को हिट कराते वक्त, तो मैं उसके सामने अवेट पुट करूँगा और फंक्शन के सामने एसिंग पुट करूँगा, ठीक है ना। तो इस केस में मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा अवेट फेच और वो पाथ पास कराया रीड यूजर्स नाम का, जो कि मैंने बैकएंड में यहाँ पे बना रखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बैकएंड में मैंने ये पाथ बना रखा, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, भाई ये पाथ मैंने बैकएंड में ऑलरेडी बना रखा है क्रिएट यूज़र का। यहाँ पे यूज़र आप लेके आते हैं और सेव कराते हैं, राइट। और ऐसे ही रीड यूज़र है, रीड यूज़र के अंदर भी आप सीधे सीधे मॉडल से सारे के सारे यूजर्स फाइंड करके भेज देते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी API में थंडर क्लाइंट के द्वारा दिखा चुका था। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इस API को हिट कराया रीड यूजर्स नाम की, और जो भी रिस्पॉन्स है मेरे पास यहाँ पे आ गया। इफ़ समथिंग बैड इज हैपनिंग तो रिस्पॉन्स डॉट ओके जो है फेच API का मुझे दे देगा फॉल्स। माने कि अगर मैं इसको नॉट करके लिखूंगा तो अगर यहाँ पे मेरे पास ये फॉल्स आया है तो नॉट करूँगा तो ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब कि मेरे पास रिस्पॉन्स सही नहीं आता है। तो दिस इज़ हाउ आई चेक इट। और मैं क्या करने वाला हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे रिस्पॉन्स आने में, तो व्हाट आई विल डू हियर, उसके अंदर से डेटा निकाल के सर्वर एरर या जो भी एरर है उसको यहाँ पे अलर्ट करा दूंगा। अलर्ट भी एक फंक्शन है जो कि हमें फिर से विंडो से मिलता है, और ये फंक्शन क्या करता है, एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट करता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। अभी मैं आपको डेमो में और भी दिखाऊंगा, उसको चला के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके की फंक्शनैलिटी होती है। तो डेटा के अंदर जो भी मैसेज आ रहा है, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे आप इसको देखें ज़रा, रीड करते वक्त में मैंने क्या कर रखा है, अगर
या तो मैं यहाँ पे यूजर्स भेज रहा हूँ, या तो मैं यहाँ पे यूजर्स भेज रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ये मैसेज भेज रहा हूँ, राइट। अगर इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन 201 है माने कि ओके है, तो फिर वो यूजर्स ही भेज देगा, और अगर नॉट ओके है तो फिर वो मैसेज भेजेगा सर्वर एरर के नाम से, राइट। अब ये चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया कि अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो मैं मैसेज को ही अलर्ट कराए दे रहा हूँ। मैंने डायलॉग में प्रिंट एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स में अलर्ट कराए दे रहा हूँ कि ये भाई मेरा सर्वर एरर आ गया, राइट। और उसके बाद रिटर्न भी कराए दे रहा हूँ, दैट मीन्स इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट मत करो, ठीक है ना। अगर रिस्पॉन्स ओके है तो ये इस कोड ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं, वो नीचे चला जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक फंक्शनैलिटी होती है हमारे पास। क्या करते हैं हम, जब हमारे पास फेच करा के रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन अगेन इट टेक्स सम टाइम, तो उसके आगे भी अवेट होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी मेरा डेटा है वो मैं डेटा नाम की वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट में मैं सेव करा ले रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो इनर HTML मेरा स्क्रीन जो है वो मेरा टेबल का बॉडी वाला पार्ट था जिसकी मैंने आईडी सेट करी थी, उसको मैं फेच करा रहा हूँ या उसको मैं गेट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाले मेथड से। और स्क्रीन नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, और उसके अंदर उसका इनर HTML में पहले मैं उसको नल करे दे रहा हूँ या एम्प्टी करे दे रहा हूँ, सॉरी। और एम्प्टी करने के बाद मैं उसके अंदर एक फॉर लूप चला के जो भी बैकएंड से डेटा आया है, जो मेरे पास यहाँ पे इस डेटा नाम के वेरिएबल में है, जो कि एक एरे होने वाला है, ये मेरा एक एरे होने वाला है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एरे ऑफ यूजर्स होने वाला है, राइट। तो उस एरे को मैं यहाँ पे इस जगह पे आइटरेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप। ये काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है ताकि आपको एक्जैक्टली समझ में आए कि हो क्या रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो आपको रिएक्ट समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये एक एरे है तो मैं इसकी लेंथ तक आइटरेट कर सकता हूँ 0 से स्टार्ट करके। और मैं क्या कर रहा हूँ, इनर HTML के अंदर एक एक करके हर वैल्यू के लिए एक रो ऐड करे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स होने वाले हैं या लिस्ट ऑफ जो भी कैंडिडेट से मेरे होने वाले, तो हर लिस्ट के लिए, हर कैंडिडेट के लिए मेरे पास एक रो होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार स्क्रीन के अंदर इनर HTML के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, एक रो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये रो की बिगनिंग है, रो की एंडिंग है, और उसके अंदर कुछ कॉलम्स है। क्या क्या कॉलम है, एक आईडी का कॉलम है, एक फर्स्ट नेम का कॉलम है, एक लास्ट नेम का कॉलम है, और एक कॉलम है जिसके अंदर मैं 2 बटन्स पास कर रहा हूँ, राइट। अगर आप याद करें तो मैंने ऊपर के HTML में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, देखिए ज़रा ऊपर के HTML को ज़रा सा देखिए ध्यान से। ये मेरा ऊपर का HTML है, इसके अंदर मेरे पास 4 कॉलम है, 4 हेडिंग है। पहला मेरा आईडी का है, दूसरा मेरा फर्स्ट नेम का है, फिर तीसरा लास्ट नेम का, और फिर एक्शंस का, मैंने जिसके अंदर एडिट और डिलीट में रखने वाला हूँ, राइट। अब इसी को मैं यहाँ पे नीचे रेप्लिकेट कर दे रहा हूँ, 4 नीचे की रोज, बॉडी की रोज बनाए दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब दिस इज हाउ आई एम चिपकाउइंग माई डेटा, ठीक है ना। मैं कुल मिला के बैकएंड से डेटा ला के सारे के सारे रोज एक एक करके चिपका दे रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये एक बेसिक तरीका है, ठीक है ना। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ये मेरा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ये मेरा एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, बैकटिक्स है। उसके अंदर हम ये देखिए डॉलर और ब्रैकेट्स के साथ सारा का सारा डायनेमिक डेटा पास करे दे रहे हैं। डेटा आई.id, एफ नेम, एल नेम इस तरीके से पास कराए दे रहे हैं, बार बार करके एक एक करके वो आता रहेगा यहाँ पे। एंड इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो मेरा रीड फंक्शन हो गया, राइट। अब रीड फंक्शन तो मैंने यहाँ पे बना दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसको मुझे कॉल भी कराना पड़ेगा। कॉल कराने के लिए जैसे हम लिखते हैं रीड और ब्रैकेट्स बनाए एंड इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड। इसको सेव करा लेते हैं भाई, कंट्रोल ऐसे सेव कराया। अब ज़रा ब्राउज़र में जाके इसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। यस, ये मेरे डेटाबेस में शिव सिंह नाम का, अगर आप याद करें तो एक मैंने यूज़र सेव किया था, ये मेरे पास यहाँ पे रिकवर होके आ रहा है, राइट। ये एग्जैक्टली इसी फंक्शनैलिटी से आ रहा है जो अभी मैंने बताई थी आपको, ठीक है भाई। ये मेरा डेटाबेस है, इसको एक दफ़ा हम वेरीफाई कर लेते हैं किसी से आ रहा है कि कहीं और से आ रहा है। लोकल होस्ट पे मैंने कनेक्ट कर दिया और YT क्रेट के अंदर हम डेटाबेस में चले गए। दिस इज माय यूज़र शिव सिंह, ये मेरे पास है तो वहीं से रीड होके आ रहा है, राइट। अब ये भाई पहला पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया है भाई, मेरा पहला फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं दूसरे फंक्शन की तरफ मूव करता हूँ। तो भाई ये फंक्शन है मेरा स्टोर डेटा के नाम से, मैंने ये स्टोर डेटा के नाम से ये फंक्शन बनाया है। अब इस फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन की थोड़ी सी खास बातें हैं कि इस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने फॉर्म के अंदर भरा है
माने कि एफ नेम और एल नेम के अंदर जो भी हमने भरा है ना, उसको पहले हम फेच कराएंगे और उसके बाद फिर उसको बैकएंड में सेव कराएंगे, राइट। अब ये जो फंक्शन है स्टोर डेटा, ये तभी कॉल होना चाहिए जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करें, क्योंकि भाई रीड तो जैसे ही आपने लोड किया उसी समय खुल जाना चाहिए, या जब मैं चाहूँ तो फंक्शनैलिटी कॉल हो जानी चाहिए, बट सबमिट तो किसी बटन के क्लिक पे ही होनी चाहिए, ठीक है भाई, किसी इवेंट पे होना चाहिए कि भाई जब मैंने बटन को क्लिक किया एक इवेंट जनरेट हुआ और वो उस इवेंट पे ये फंक्शनैलिटी कॉल होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस फंक्शन को सबसे पहले उस बटन से मैप कराना पड़ेगा। भाई ये मेरा बटन है, सबमिट बटन है ये वाला मेरा। अब इस सबमिट बटन को अगर आप देखेंगे, ये मेरा बटन है, इस बटन को अगर आप देखेंगे तो मैंने ये क्लास दी है, ये आईडी दी है सबमिट नाम की, और यहाँ पे मैंने एक ऑन क्लिक करके एक प्रॉपर्टी दी है यहाँ पे इस जगह पे। ये ऑन क्लिक मेरा एक इवेंट भी होता है, और क्लिक इवेंट पे मैंने ऑन क्लिक को यहाँ पे किस तरीके से हैंडल किया, स्टोर डेटा नाम के फंक्शन से हैंडल किया कि जब भी क्लिक होगा तो ये स्टोर डेटा को कॉल कराएगा, ऐसे नहीं, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि इसी बटन से ना दो फंक्शनैलिटी हमें अचीव करनी है। हमें यहाँ पे ऐड तो करना ही है, हमें अपडेट भी इसी बटन से करना है, ठीक है ना, वो भी अभी हम देखेंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस बटन की फिलहाल में वैल्यू, बेसिक वैल्यू सबमिट होने वाली है, लेकिन जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब सबमिट की जगह पे अपडेट लिख के आ जाता है, ठीक है ना, वो भी देखिएगा कि कैसे होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली है ना। अब ये स्टोर डेटा तभी कॉल होगा जब मैं क्लिक करूँगा, राइट। स्टोर डेटा पे चलते, स्टोर डेटा में मैंने क्या क्या कोड लिखा है भाई, क्या क्या फंक्शनैलिटी है स्टोर डेटा की। मैंने कह रहा हूँ यहाँ पे स्टोर डेटा में कि सबसे पहले जो सबमिट वाला बटन है उसका इनर टेक्स्ट लेके आओ और उसको इस वेरिएबल में सेव कराओ, और फिर चेक करो कि इस वेरिएबल की वैल्यू सबमिट है, क्योंकि सबमिट भी हो सकती है, अपडेट भी हो सकती है। अपडेट कब होगी, वो एडिट के बाद होगी, वो भी दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद में। अगर सबमिट की वैल्यू सबमिट है, माने टेक्स्ट सबमिट है, तो आप क्या करिए, तब फिर आपको सेव कराना होगा, राइट। अब आपको अपडेट नहीं कराना होगा, तो फिर आप क्या करिए, एफ नेम और एल नेम की वैल्यूज उठा के एफ नेम एल नेम यहाँ पे कॉन्स्टेंट में सेव कराइए, और चेक करिए कि कहीं ये खाली तो नहीं। अगर ये खाली है तो ये आगे बढ़ना नहीं चाहिए, तो अलर्ट करा दीजिए प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, और उसके बाद यहीं से रिटर्न करा दीजिए। अगर ये पास हो जाता है, माने कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप अगेन एक फेच कॉल करेंगे, है ना, एपीआई हिट कराएंगे, और इस एपीआई का इस बार क्या नाम होने वाला है, क्रिएट यूजर्स, राइट। इस बार इसका नाम होने वाला है क्रिएट यूजर्स, राइट। अब इसके अंदर खास बात ये है कि पिछली वाली जो एपीआई जो मैंने फेच कॉल करी थी उसके अंदर दूसरा पैरामीटर नहीं था, यहाँ पे है, इस जगह पे दूसरा पैरामीटर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो दूसरा पैरामीटर है भाई, ये तो पाथ पास हो रही है एपीआई की, और उसके अलावा क्योंकि क्रिएट करने वाला मैं यूज़र, तो यहाँ पे कुछ मुझे डेटा भेजना भी होगा, नहीं, मुझे इस जगह पे कुछ डेटा भेजना भी होगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डेटा यहाँ पे ले लिया है एफ नेम और एल नेम नाम के वेरिएबल में। अगर आप यहाँ पे देखें तो एफ नेम और एल नेम में मैं यहाँ पे डेटा ले चुका हूँ, और ये एफ नेम और एल नेम में कैसे पास करूँगा, सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट मैं दूसरा पास कर रहा हूँ, जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ एंड हो रहा है, उसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, जैसे मेथड को मैं पोस्ट करूँगा, क्योंकि भाई पीछे बैकएंड में ये पोस्ट मेथड के नाम से ही है। कुछ हेडर सेट करूँगा जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि कंटेंट टाइप क्या है, जेसन फॉर्मेट है, राइट। और उसके बाद फिर मैं इसकी बॉडी पास करूँगा, राइट, जो कि हम वहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक मेथड है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा जिसके अंदर मेरा एफ नेम और एल नेम होने वाला है। दिस इज हाउ वी पास द डेटा, है ना, टू द बैक एंड यूजिंग द फेच एपीआई कॉल। तो भाई पोस्ट मेथड मैंने रखा, हेडर्स रखे, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके मैंने डेटा पीछे भेज दिया, राइट। अब मेरे पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा बैकएंड से, उस रिस्पॉन्स को मैं निकालूंगा, डेटा के अंदर सेव कराऊंगा, और फिर वो मैसेज यहाँ पे अलर्ट करा दूंगा, ठीक है ना। और ये कराने के बाद मैं फिर से रीड फंक्शन को कॉल करा लूँगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ नया सेव कराया है, तो बैकएंड से जाके वो फेच भी कराना चाहिए, राइट। वो टेबल फिर से मेरे पास आना चाहिए अपडेट होकर, तो फिर से मैं रीड फंक्शनैलिटी कॉल कर लूँगा। इसीलिए मैंने रीड फंक्शन एक अलग से बना के रख लिया, जैसे ही डिलीट होगा तो भी मैं रीड कॉल कराऊंगा, जैसे ही अपडेट होगा तो भी मैं कॉल कराऊंगा रीड को, ठीक है ना। तो भाई अगर यहाँ एवरीथिंग गोज फाइन, तो मैसेज यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए कि यूज़र मेरा सेव हो चुका है, यूज़र सक्सेसफुली सेव्ड। नहीं तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए सर्वर एरर जो भी, तो मुझे यहाँ पे अलर्ट मिल जाएगा ना। इफ एवरीथिंग गोज फाइन, वो सेव कराने के बाद फिर से रीड करेगा तो डेटा मुझे यहाँ पे मिलने लग जाएगा, राइट। अब इसको भी ज़रा एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। आई विल क्विकली सेव दिस, ये मैंने सेव किया। अब ज़रा ब्राउज़र पे चलते हैं, ये फंक्शनैलिटी भी चेक करके देख लेते हैं भाई सही से काम कर रही है कि नहीं। आई विल रिफ्रेश इट,
और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा जय, और अब मैं सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे यहीं पे एरर मारेगा, अलर्ट देगा। देखिए प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स दे रहा है, राइट। मैं यहाँ पे लिखूँगा जय सिंह और सबमिट कराऊंगा तो डेटा बैकएंड में चला जाएगा और सेव हो जाएगा, और यहाँ पे तुरंत आपको रिवर्ट होकर रीड करके दिखाई भी पड़ेगा। लेट्स सी यूजर सेव सक्सेसफुली, मेरे पास मैसेज आ गया एंड जय इज बीइंग डिस्प्लेड नाउ। तो मेरे पास अब क्रिएट और रीड दोनों हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं एडिट और अपडेट पे, ठीक है। ऑल राइट भाई, इसके अंदर कुछ और पार्ट्स भी थे, जैसे कि अगर ये सबमिट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो मैं अपडेट में चला जाऊंगा, राइट। लेकिन ये कब जाऊंगा, ये सबमिट कब नहीं होगा, उसके लिए मुझे एडिट फंक्शनैलिटी पहले देखनी पड़ेगी। तो पहले मैं एडिट का कोड ज़रा समझाऊंगा आपको, फिर इसके अंदर पार्ट के अंदर आऊँगा। ये एडिट का कोड है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही 4 लाइन का कोड है छोटा सा। इसमें क्या किया है मैंने, एडिट डेटा के अंदर सबसे पहले एक इनपुट पैरामीटर पास कराया है जो कि ई होने वाला है, ठीक है ना। अब ये ई क्या है, ई क्या है, ई जो है वो बटन है जिसपे ये क्लिक हुआ है एडिट करते वक्त, राइट। ज़रा उसको भी देख लेते हैं वो कैसे लिखा गया है। अगर आप देखें टेबल के अंदर जब मैं सारी की सारी वैल्यूज़ पास करके यहाँ पे रीड के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ पास करके मैं स्क्रीन के अंदर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट टेबल व्हाइल आइटरेटिंग थ्रू दैट एरे। तो आप देखिए जो बटन्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जो बटन्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस बटन्स के अंदर मैंने 2 ऑन क्लिक अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है ना। फंक्शनैलिटी क्या है दोनों के अंदर, एक के अंदर एडिट डेटा फंक्शनैलिटी है, दूसरे के अंदर डिलीट डेटा फंक्शन है, राइट। अब इसके अंदर मैं दिस कीवर्ड भी पास कर दे रहा हूँ। दिस कीवर्ड का मतलब क्या है कि इसी बटन को एज इट इज मैं पास कर दे रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। तो इस बटन को मैंने क्यों पास किया वो भी बताता हूँ, ठीक है ना। अब जब मैं इस बटन को ही पास कर दे रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैं इस बटन को ही भाई पास कर दे रहा हूँ, तो इस बटन का से मैं ना बाकी की सिबलिंग वैल्यूज उसकी फाइंड कर लूँगा। भाई कुछ इस तरीके का है कि ये मेरा रो है, राइट, और रो के अंदर मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, 4 मेरे पास टीडीज हैं, राइट। इसके अंदर मेरा आईडी है, इसके अंदर मेरा फर्स्ट नेम है, इसके अंदर मेरा लास्ट नेम है, और इसके अंदर मेरे 2 बटन्स हैं, राइट। अभी फिलहाल ये वाले बटन का इनमें से एक बटन जो है एडिट वाला, ये मुझे यहाँ पे पास हो गया। अब इस बटन के पेरेंट नोड पे जाना है, ठीक है भाई। इस बटन के पेरेंट नोड पे जाना है, ठीक है ना भाई। इस बटन का पेरेंट नोड क्या हुआ, इस बटन का पेरेंट नोड हुआ मेरा टीडी, मेरा टीडी इसका पेरेंट नोड हुआ, और इस टीडी के भी पेरेंट नोड पे जाना है तो वो मेरा टीआर हो गया। तो 2 बार मैंने जंप किया, तो ये एलिमेंट की वैल्यू क्या है, ये टीआर है। अब इस टीआर के अंदर जो आईडी है वो मुझे चाहिए, राइट। इस टीआर के अंदर जो फर्स्ट नेम है टीडी के अंदर वो भी मुझे चाहिए, और जो लास्ट नेम है वो भी मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले टीआर को एलिमेंट के अंदर लिया, ईएलई के अंदर, और क्या किया, ईएलई का जो 0th चिल्ड्रन है उसका इनोड टेक्स्ट उठाओ। भाई 0th चिल्ड्रन मतलब आईडी वाला, राइट। फर्स्ट चिल्ड्रन मतलब फर्स्ट नेम वाला, और सेकेंड चिल्ड्रन मतलब लास्ट नेम वाला, और इन तीनों के मैंने इनर टेक्स्ट उठा के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर सेट कर दिए, एफ नेम के अंदर और एल नेम के अंदर। ये वही मेरे इनपुट बॉक्सेस हैं जो कि फॉर्म पे मुझे अवेलेबल है, राइट। तो मैंने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर पुश इन करा दी, जो कि आप देख सकते होंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया, अपडेट जो टेक्स्ट है वो किसका सेट कर दिया है, सबमिट बटन का। देखिए इनर टेक्स्ट मैंने क्या अपडेट कर दिया, अपडेट नाम से ही इसको अपडेट कर दिया मैंने, राइट। अब ये जैसे ही फंक्शनैलिटी अचीव हो जाएगी तो मेरा जो बटन का टेक्स्ट है वो सबमिट से अपडेट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा फॉर्म मेरा फिलअप हो जाएगा। ये थोड़ी फंक्शनैलिटी समझने वाली है, ठीक है ना। इसको सेव करा के ज़रा चेक कर लेते हैं, Ctrl+S, यहाँ पे रिफ्रेश, और ज़रा देखते हैं एडिट पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। अगर आप देखें ध्यान से तो जय और सिंह दोनों लिख के आ रहा है, और देखिए बटन भी अपडेट हो जा रहा है। अब ये रीसेट बटन की फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे काम आने वाली है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एडिट करने के बाद मैं इसको रीसेट कर दूँ, मैं नहीं अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसकी भी फंक्शनैलिटी भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। लेट्स बिगिन विद दैट फंक्शनैलिटी एज वेल। तो भाई ये मेरा छोटा सा रीसेट का फंक्शनैलिटी है। इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपल है, मैं आईडी की वैल्यू को फिर से एम्प्टी कर दे रहा हूँ, एफ नेम की वैल्यू को भी एम्प्टी, इसकी एल नेम की वैल्यू को भी एम्प्टी, और इनर टेक्स्ट सबमिट मैं वापस सेट कर दे रहा हूँ। पहले उसके एडिट के अंदर मैंने उसको अपडेट सेट किया था, और रीसेट के अंदर उसको वापस सबमिट सेट कर दे रहा हूँ। लेट्स सेव दिस एंड चेक दिस। मैंने एडिट पे क्लिक किया, शिफ्ट सिंह आया, मैंने रीसेट पे क्लिक किया, देखिए सब गायब हो गया, और ये सबमिट वापस हो गया। जस्ट सी फॉर योरसेल्फ, देखिए अपडेट हो गया, ये रीसेट हो गया, राइट।
अब भाई वापस आते हैं अपने ऐड फंक्शन पे, क्योंकि ऐड के अंदर ही दूसरा पार्ट जो है मेरा दोस्तों, जो मेरा दूसरा पार्ट है इसके अंदर वो है अपडेट का। क्योंकि अगर सबमिट बटन के अंदर सबमिट टेक्स्ट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कुछ और है, अपडेट नाम का टेक्स्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स के अंदर अपडेट फंक्शनैलिटी को ही कॉल कर दे रहा हूँ, राइट। और ये सारा का सारा काम होने के बाद रीसेट फंक्शनैलिटी अगेन कॉल कर दे रहा हूँ। रीसेट फंक्शनैलिटी के अंदर वही सारी की सारी चीज़ें फिर से फॉर्म को वो फिर से एम्प्टी कर देगा और उसके बाद जो सबमिट का बटन है उसको वापस सबमिट टेक्स्ट उसके अंदर सेट कर देगा, राइट। अब अपडेट फंक्शनैलिटी पे चलते हैं भाई, राइट, क्योंकि अगर वो नहीं है तो अब हमें अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स गो टू द अपडेट फंक्शन एज वेल। अब देखिए अपडेट फंक्शनैलिटी में मैंने क्या किया है, आईडी की वैल्यू उठा ली है, एफ नेम की वैल्यू उठा ली है, एल नेम की वैल्यू उठा ली है, तीनों कॉन्स्टेंट्स के अंदर सेव करा दिया, फिर चेक कर लिया, वैलिडेट कर लिया कि कहीं वो खाली तो नहीं। और उसके बाद अगेन एक फेच कॉल है जिसके अंदर अब आप देखिए दो पैरामीटर्स हैं, ये मेरी पाथ है और दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेथड पुट है, हेडर एज यूजुअल जेसन जा रहा है और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से मैं बॉडी को पास कर दे रहा हूँ। इसके अंदर हाउएवर अपडेट यूजर के साथ ना मुझे आईडी भी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना इस जगह पे आईडी की वैल्यू पास करनी पड़ती थी। अगर आप याद करें तो मैंने बैकएंड में जो कोड बनाया है, बैकएंड में जो कोड बनाया है इसके अंदर डिलीट और अपडेट करते वक्त देखिए भाई, डिलीट और अपडेट करते वक्त यहाँ पे आईडी जो है मैंने पास करा रखी है, डिलीट में भी अपडेट में भी, क्योंकि किसी स्पेसिफिक यूजर को ही मुझे डिलीट या अपडेट करना होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर एज वेल। यहाँ पे मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए आईडी को यहाँ पे पास करा दे रहा हूँ और इसके बाद रिस्पॉन्स जो भी मेरे पास आएगा वो सेव करा रहा हूँ और उसके बाद इसको अलर्ट कराए दे रहा हूँ, क्योंकि या तो वो सेव या तो वो अपडेट हो जाएगा या तो फिर वो कुछ सर्वर एरर देगा, तो दोनों में से जो भी आएगा वो यहाँ पे अलर्ट होकर मुझे मिल जाएगा। अगेन मैं रीड फंक्शन को कॉल कराऊंगा क्योंकि अपडेट हो गया है तो मुझे कायदे से रीड फंक्शनलिटी को कॉल करा ही लेना चाहिए और फिर इवेंचुअली मैं रीसेट कर दूंगा, क्योंकि ना भाई मुझे एडिट करने के बाद ना बहुत सारी फंक्शनलिटीज उसके अंदर सेट हो चुकी होती है, जैसे कि फॉर्म फिलअप हो चुका होता है, उसके बाद फिर आईडी सेव हो चुकी होती है, उसके बाद फिर बटन की वैल्यू भी टेक्स्ट भी चेंज हो जाता है, सबमिट की जगह अपडेट हो जाता है, तो वो सारी की सारी फंक्शनलिटी रीसेट से मैं रीसेट करवा देता हूँ, राइट। अब इसको भाई हम सेव करा के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ना, ये फॉर्म मेरे पास है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसी को एडिट कर लेते हैं, जय सिंह हाई सेव कर लेते हैं, अपडेट यूजर सक्सेसफुली अपडेटेड, ओके नाउ इट इज अपडेटेड एज वेल, राइट। तो मेरे पास अपडेट तक की फंक्शनैलिटी अचीव हो गई है। अब सिर्फ आखिरी फंक्शन मेरा बचा हुआ है, लेट्स बिगिन विद दिस एज वेल। अपडेट के बाद मेरा जो आखिरी फंक्शन है उसका नाम है डिलीट, राइट। डिलीट भी फंक्शन लगभग वैसा ही है, तो ये रहा हमारा डिलीट फंक्शन। अब ये डिलीट डेटा जो फंक्शन है और एडिट डेटा जो फंक्शन है, अगर आपको याद हो तो इन दोनों के अंदर ही बटन की वैल्यू ही मैं पास कर दे रहा हूँ जो कि ई होने वाली है। अब अगेन उस बटन के द्वारा मैंने ई डॉट पेरेंट नोड और उसका जो ये टी आर की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन 0 करके इनर टेक्स्ट निकाल लिया, उसको मैंने आईडी के अंदर सेव करा लिया और वही आईडी मैं इस फेच कॉल के अंदर पास कर दे रहा हूँ, राइट। अब इसके अंदर मुझे कुछ बॉडी के अंदर पास करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आईडी के द्वारा ही डिलीट कर सकता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेथड में पास करूँगा, नो बॉडी इज गिवन हियर, ठीक है। और इसके तुरंत बाद ही मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन से डेटा वापस मंगा लूँगा, भाई क्या हुआ है, डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर उसको अलर्ट भी करा दूंगा और उसके बाद इवेंचुअली रीड भी करा दूंगा और फिर रीसेट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। सारी की सारी फंक्शनैलिटी एज इट इज़ वैसे ही है जैसे ऊपर के फंक्शंस में मैंने कॉल करी। और इसके लिए परेशान मत होइएगा, ये पूरा का पूरा कोड एज इट इज जैसे बैकएंड का मिला है आपको वैसे ही फ्रंट एंड का भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ डोंट वरी, ऑलराइट। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको भी भाई ज़रा एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं। लेट्स क्विकली सेव दिस, रिफ्रेश एंड ट्राई टू डिलीट। आर यू श्योर? ओके। इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी थी जो मैंने आपको शायद अभी नहीं बताई है, विंडोज़ डॉट कन्फर्म, ज़रा उस पर भी आ जाते हैं। यहाँ पे भाई मैंने एक छोटा सा विंडोज़ का फंक्शन एक और लिख रखा है कन्फर्म नाम का। अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर विंडो कन्फर्म आर यू श्योर ये जो फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स पे काम करता है। कैसे काम करता है कि आपको जब अगर आप ये लिखेंगे कन्फर्म आर यू श्योर, मतलब कन्फर्म जो फंक्शन है वो एक पैरामीटर लेता है स्ट्रिंग टाइप का, जो भी आप वहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहें ये डिस्प्ले कराएं, और एक डायलॉग खुल के आ जाएगा और वहाँ पे डायलॉग में ना आपके पास येस या नो का ऑप्शन भी आएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट करके दिखाया था। और अगर येस है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा कि आप श्योर हैं, मतलब आप चाहते हैं जो कन्फर्म करना चाहते हैं आपने कन्फर्म कर दिया, और अगर नो है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा,
ठीक है ना, ये विंडोज़ की फंक्शनैलिटीज़ है। अब इसके अंदर अगर ये श्योर पे आपको ट्रू रिटर्न हो रहा है तो वही वो ये काम करेगा, राइट। बस इतनी सी फंक्शनैलिटी और आपको बतानी थी। अब इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं भाई। ये डिलीट पे क्लिक किया, कैंसिल कर दिया तो नहीं करेगा, डिलीट पे क्लिक किया, श्योर ओके कर दिया तो यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड मैसेज आ गया एंड इट इज़ डिलीटेड एज वेल। ऑलराइट, आई एम होपिंग कि इसके अंदर मैंने लगभग सारे ही पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। नाउ विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आई हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द CRUD Node.js वीडियो जो मैंने वायदा किया था आपको। आगे आने वाले समय में जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे भी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर इज सम प्रॉब्लम तो डू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। एंड बाकी के लिए होप दैट हेल्प्स।